हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर अपने कार्नो थ्योरम कर रहे हैं। पिछले में अपनों ने कार्नो साइकिल करा था। अब अपने कार्नो थ्योरम करते हैं। तो कार्नो थ्योरम करने के लिए उसके पहले हमें स्टेटमेंट आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि अगर दो या दो से ज़्यादा इंजन जो हैं वो सेम सोर्स एंड सिंक के बीच में काम कर रहे हैं, एक ही सोर्स एंड सिंक के बीच में काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन दोनों इंजन्स की एफिशिएंसी सेम होती है। अगर कोई अलग अलग दो अलग अलग इंजन्स हैं, सेम सोर्स एंड सिंक के बीच में काम कर रहे हैं, तो फिर उनकी एफिशिएंसी सेम होती है। तो ये कार्नो थ्योरम कहती है। क्लियर हुआ? और इसका एक दूसरा स्टेटमेंट होता है कि हमारे पास ना एक रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन मतलब कार्नो इंजन है। दूसरा हमारे पास इरिवर्सिबल हीट इंजन है। तो रिवर्सिबल जो हीट इंजन होता है ना, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। रिवर्स यानी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होती है। तो इसको अपने को तो ये इसकी थ्योरम थी। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको ध्यान में होनी चाहिए। क्या पता एमसीक्यू की फॉर्म में या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछ ले। फर्स्ट ये कि अगर सेम सोर्स और सिंक के बीच में अलग अलग कार्नो इंजन वर्क करे तो दोनों की एफिशिएंसी सेम आएगी। और अगर एक कार्नो इंजन है और दूसरा इरिवर्सिबल इंजन है तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो अपने को इसको प्रूफ भी अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि थ्योरम का प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को प्रूफ ये करना है कि कार्नो इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होती है। राइट? ये एफिशिएंसी को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्नो साइकिल के अंदर अपनी एफिशिएंसी निकाल के भी आए हैं। फॉर्मूला उसका प्रॉपर एक्सप्रेशन कैसे होता है वो अपने प्रॉपर निकाल चुके हैं। एंड अब अपने इसके थ्योरम के अंदर इसका थोड़ा सा यूज़ होगा। ध्यान से देखना, थोड़ी सी अजीब सी है ये थ्योरम, इसका प्रूफ भी। ओके, सो सबसे पहले अपने इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो इसके डायग्राम में इन्होंने बताया है, एक हमने सोर्स लिया एंड वी टेक अ सिंक, सोर्स, देन वी हैव अ सिंक। सोर्स का टेम्परेचर है हमारे पास T1 एंड सिंक का टेम्परेचर हो जाता है T2। एंड सोर्स एंड इसके बीच में हमने दो इंजन लिए, कार्नो इंजन और एक हमारे पास इरिवर्सिबल इंजन है, ये हमने लिया। ओके, तो जो इरिवर्सिबल इंजन है ना वो करता है सोर्स से एक Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता है एंड W डैश वर्क डन करता है, और W डैश माइनस Q जो Q1 हीट सिंक को दे देता है। सिमिलरली जो यहाँ पे कार्नो इंजन है वो ये तुम्हारा स्टेप 1 है। फिर सेकंड स्टेप में जो कार्नो इंजन रेफ्रिजरेटर की तरह सिंक से हीट ले रहा है, कितनी, W डैश माइनस Q1 हीट लेता है एंड कुछ W वर्क करता है एंड एक Q1 अमाउंट ऑफ हीट सोर्स को वापस दे रहा है। तो इस तरह से ये इंजन वर्क कर रहा है। तो इसमें ना अपने को प्रूफ ये करना है कि कार्नो इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अपने इसका उल्टा लेट करेंगे, फिर इसको गलत प्रूफ कर देंगे, तो फिर इसका जो उल्टा है वही सही होगा। तो लेट करा कि इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज़्यादा है। ओके, अगर हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क डन अपॉन कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ वही होता है। तो ये हमने लेट करा और ये हमें पता होता है। तो इससे हमें पता चला कि जो वर्क डन है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कार्नो इंजन वाले वर्क डन से ज़्यादा होगा, है ना। इट मीन्स इरिवर्सिबल वाला वर्क डन W डैश है, कार्नो इंजन वाला W है, यानी W डैश W से ग्रेटर देन होगा। इसका मतलब W डैश माइनस W ग्रेटर देन 0, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा, है ना। ये बात है। अब मैंने क्या करा ना, इन दोनों इंजन्स को कनेक्ट करा, इन दोनों इंजन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इन इंजन्स को कनेक्ट करा तो फिर नेट हीट कितनी आई वो देखो। नेट हीट में चेंज कितना आया, लेट्स सी। तो नेट हीट में जो चेंज आया वो हमारे पास हो जाता है Q1 माइनस डब्ल्यू माइनस Q1 माइनस डब्ल्यू डैश। ये चीज़ है Q1 माइनस डब्ल्यू। वेयर इज Q1 माइनस डब्ल्यू? ये वाला जो हीट है Q1 माइनस डब्ल्यू एंड माइनस डब्ल्यू डैश माइनस Q1 माइनस डब्ल्यू डैश। ओके, सो नेट हीट में चेंज हमने कैलकुलेट करा। कनेक्ट इनको आपस में कनेक्ट करने के बाद, कंबाइन करने के बाद, तो हमारे पास ये जो नेट हीट आई W डैश माइनस डब्ल्यू आई। राइट? तो ये चीज़ है। अगर हम इनको कंबाइन कर देते तो हमारे पास ये हीट आती है और ये पॉजिटिव है। ये जो इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। देखो वर्क डन ज़्यादा कैसे हो सकता है, मतलब हीट से जितनी हम इसको हीट दे रहे हैं,
हीट हमने दी वो सारी की सारी वर्क डन में थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वॉयलेट हो गया ना यहाँ पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि सारे के सारे वर्क को तो तुम हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जितनी भी हीट है उसको तुम थोड़ी ना वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। सारा पार्ट उसका वर्क में नहीं कन्वर्ट हो सकता, मैक्सिमम पार्ट कन्वर्ट हो सकता है, बट सारी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो बोलोगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता, तो हमने जो माना था Ni इज ग्रेटर देन Nc, ये हमने गलत माना है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब Nc Ni से ग्रेटर देन है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से कार्नो थ्योरम प्रूफ हो गई। ओके, तो ये कार्नो थ्योरम थी। अब इसके बाद इसकी सेकंड इसका एक पोर्शन है वो हम इसके अंदर करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड कैल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर अपने कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, दो रिवर्सिबल हीट इंजन लेते हैं जो इन टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें पहले अपने डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अब उन्होंने एक T1 टेम्परेचर पे लिया, एक T2 टेम्परेचर लिया एंड एक T3 टेम्परेचर लिया। ओके, तो एक फर्स्ट जो हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, उसके लिए T1 एक सोर्स की तरह काम करेगा। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, T1 से हीट ले रहा है एंड T2 को ट्रांसफ़र कर रहा है। T1 से उसने हीट ली Q1। ओके, फिर इसने कुछ काम किया W1 एंड इसने कुछ Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसको ट्रांसफ़र कर दी। तो Q2 हीट क्या हो जाएगी हमारे पास, डब्ल्यू, वेट, यहाँ दिख रहा है तुम्हें डायग्राम, ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, ये फर्स्ट तुम्हारा रिवर्सिबल हीट इंजन। इसने Q1 हीट ली सोर्स से एंड Q2 हीट इसको ट्रांसफ़र करी एंड कुछ वर्क डन इसने करा। तो इसने जो Q1 जो हीट है, जो हीट ली, वो किसके इक्वल होगी, Q1 प्लस W1 प्लस Q2 के इक्वल होगी। देन W1 किसके इक्वल आएगा, Q1 माइनस Q2 के इक्वल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकेंड रिवर्सिबल हीट इंजन है ना, वो उसके लिए जो सिंक था वो सोर्स की तरह काम करेगा, उससे वो Q2 हीट लेता है एंड W2 वर्क करता है एंड Q3 हीट उसको देता है। तो Q2 हीट जो हो जाएगी वो W प्लस Q3 के इक्वल आएगी, तो यहाँ से W2 इक्वल टू Q2 माइनस Q3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी निकालते हैं, फर्स्ट इंजन की एंड सेकंड इंजन की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो फर्स्ट इंजन की टोटल वर्क डन अपॉन हीट आ जाएगा। तो वर्क डन W1 बाई Q1, W1 क्या था, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1 हो जाएगा। इसी तरह से नीटा 2 निकाला, विच इज़ W2 बाई Q2, W2 की वैल्यू रखी एंड Q2 माइनस Q3 आई थी, रख दी वैल्यू हमने। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करा ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको मैंने फाइव T1 T2 का एक फंक्शन कंसीडर करा एंड Q3 इस वाले एक्सप्रेशन को भी कुछ फंक्शन मैंने कंसीडर T2 T3 का फंक्शन कंसीडर करा। और यहाँ पे जो Q2 बाई Q1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस फाइव T2 बाई T1 T2 हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन से अपनों ने क्या करा, Q2 बाई Q1 निकाला, 1 माइनस फाइव T1 T2, और इसी एक्सप्रेशन को एक नया फंक्शन साई T1 T2 कंसीडर करा। ओके, एंड इसी तरह से सेम इसके अंदर अपने कर रहे हैं Q1 माइनस Q3 बाई Q2 को, ये Q3 बाई Q2 फिर निकालना, ये 1 माइनस फाइव T2 T3 हो जाएगा एंड इसको माना साई T2 T3 मान लिया। साई T2 T3 कंसीडर हम इसमें कर रहे हैं। तो बस हमने एक फंक्शन ही एज्यूम करा है। तो अब हम एक थर्ड हीट इंजन कंसीडर करते हैं, वो T1 और T2 टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहा है। ये क्या करता है, जो T1 सोर्स से Q1 हीट ले रहा है, कुछ W3 वर्क कर रहा है एंड Q3 हीट सिंक को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो Q1 हीट है वो बराबर होगी W3 प्लस Q3 के। तो यहाँ से W3 हमारे पास आ जाता है Q1 माइनस Q3। तो इस तरह से हम इसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। W3 की एफिशिएंसी हमने निकाली, विच इज़ इनीटा 3, विच इज़ W3 बाई Q1 एंड ये हमारे पास आया Q1 माइनस Q3 एंड जो हीट एब्जॉर्ब Q1 एंड यहाँ ये आ जाएगा 1 माइनस Q3 बाई Q1। तो ये निकला, और इस पूरे एक्सप्रेशन को फाइव T1 T3 मानना पड़ेगा। देन हम Q3 बाई Q1 को अलग से निकाल लेते हैं, 1 माइनस फाइव T1 T3 होगा, इसको हम लेट करेंगे साई T1 T3, यानी क्या हुआ हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है Q3 बाई Q1 इक्वल टू साई T1
T3 ये आ गया। अब Q3/Q1 को ना मैंने Q2 और Q2 से मल्टीप्लाई एंड Q2 से डिवाइड करा एंड ये साई T1 T3 एज इट इज़ रखा। तो जो यहाँ पे Q2/Q1 टर्म एंड Q3/Q2 टर्म, ये तुम्हें पता है क्या होता है, ये साई Q3/Q2 वाली टर्म तो साई T2/T3 हो जाएगा एंड Q2/Q1 वाली टर्म साई T1 T2 का फंक्शन हो जाएगा। ये बराबर है हमारे पास साई T1 T3 के। तो ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साई जो है ना, साई T2 T3 कुछ ऐसा होगा, F(T2) F(T3)/F(T2) एंड साई T1 T2 इस तरह से होगा। तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास बचेगा F(T3)/F(T1)। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इस फॉर्म में होगी, तभी ये कट के T1 और T3 का फंक्शन आएगा ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसके अंदर हमने पुट करी, तो हमने देखा सेम टर्म कट रही है, तो F(T3/T1) हमारे पास बच गया। तो ये इस तरह से आ गया, यानी जो हीट है वो टेम्परेचर का कुछ एक फंक्शन है। इसमें सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन हम कंसीडर करें, पावर 1 हम रखें, तो इस तरह से Q3/Q1 इक्वल टू T3/T1 आ जाता है। तो ये केल्विन स्केल वाला भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके।